नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग डिबेट और आपके साथ मैं हूं महेंद्र विश्वकर्मा। राजधानी भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में केंद्रीय बजट 2026-27 को लेकर भाजपा संगठन और सरकार की संयुक्त एवं बहुत महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता हुई। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने बजट के विभिन्न आयामों पर विस्तार से प्रकाश डाला और बजट को मध्य प्रदेश की विकास की संभावनाओं से भरा बताया। इस वार्ता में मंच पर पार्टी के प्रदेश प्रभारी डॉक्टर महेंद्र सिंह, उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा, प्रदेश महामंत्री राहुल कोठारी, प्रदेश मीडिया प्रभारी आशीष अग्रवाल और भोपाल जिला के अध्यक्ष रविंद्र यति मौजूद रहे। सीएम ने यहां मीडिया के सवालों के भी जवाब दिए। क्या कुछ रहा इस पूरे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उसके कुछ अंश तो हम आपको सुनवाएंगे, लेकिन साथ में चर्चा करेंगे क्योंकि कांग्रेस सवाल भी उठा रही है। तो पहले सुन लेते हैं सीएम ने क्या कहा। आज मध्य प्रदेश के अंदर की स्थिति अगर देश के संदर्भ में कहूं तो देश के अंदर हमारे राज्य की आर्थिक ताकत के बलबूते पर जो सर्वाधिक 3 राज्य हैं, जिन 3 राज्यों के अंदर हमारे बजट का 40% के आसपास का हिस्सा पूंजीगत निवेश में लग रहा, उसमें मध्य प्रदेश है। ये हमारे लिए बड़ी बात है। बेरोजगारी की दर सबसे ज्यादा कम होने वाले राज्यों में मध्य प्रदेश हो गया है। आज की स्थिति में 1 से 1.5% के आसपास हमारी बेरोजगारी रह गई और आबादी में हम देश के सबसे ज्यादा आबादी वाले 5 राज्यों में से एक है। तो ये जो प्रगति हो रही है, धीरे धीरे सभी प्रकार के सेक्टर में रोजगार जो मिल रहा है, काम मिल रहा है, खेती के काम धंधे के लिए एजुकेशन का एरिया भी बढ़ा और बाकी काम भी हो रहे हैं। रेल में तो क्रांति हो गई। रेल की सुविधाओं को लेकर के भारत सरकार के द्वारा जो मदद की गई, मैं केवल एक आंकड़ा बताऊंगा आपको कि हमारे पास नई रेल पटरी बिछाने के लिए 9 से 14 तक का एक टेन्योर अगर आप पकड़ें तो मात्र 29 किलोमीटर रेल पटरी बिछती थी अपने प्रदेश के अंदर। आज उसकी स्थिति है 225 किलोमीटर, मतलब 8 गुना बढ़ी। उसी प्रकार से विद्युतीकरण की भी वही स्थिति है। गरीब आदमियों के लिए, यातायात की व्यवस्था के लिए, किसानों के लिए, उनकी फसल के ट्रांसपोर्टेशन के लिए, क्योंकि हमारे पास में कोई पोर्ट नहीं है, ऐसे में रेल की कनेक्टिविटी जितनी बढ़ेगी ये हमारे लिए उतना ही आनंद देगी। मेट्रोपॉलिटन सिटी की तरफ अगर देखता हूं तो ये जो हमने पहले से प्लान किया है और उसी प्लान को बड़ा विस्तारित रूप में माननीय प्रधानमंत्री ने नए बजट में प्रमोट किया है। कई बार तो लगता है कि हमारा 2 साल का बजट राज्य सरकार का केंद्र सरकार के साथ उस एक आवरण के अंदर की आत्मा से तालमेल कराते हुए चल रहा है। हर क्षेत्र में जहां जहां हमने काम करना प्रारंभ किया है, हर जगह प्रमोट करने के लिए दिखती है। ऐसे में यह नीति प्रदेश की शहरी विकास के लिए भी लाभकारी होगी, क्योंकि हमारे अपने जब 2 मेट्रोपॉलिटन सिटी में हम लगभग 6 जिले लेकर आ रहे हैं, तो टियर 2 और टियर 3 इन सिटी के लिए भी जो पर्याप्त धनराशि दी गई है, इसी से विकास होगा और इसी से हम आगे बढ़ेंगे। जो बजट 2026-27 का आया है, ये विकास और विश्वास का बजट है। हर वर्ग के लिए कल्याण की कोई ना कोई काम इस बजट में प्रावधान किए गए हैं। ये बजट कोई तत्कालीन विषयों पे प्रभाव डालने के बजाय लॉन्ग टर्म में अगले 10-20 सालों में ये देश की दिशा क्या रहेगी उसे बताने वाला बजट है। एक बड़ा काम जो सरकार ने किया, जो फिजिकल डेफिसिट था, जो कभी कम नहीं हुआ, वो 4.5 से 4.5 से 4.3 पे लाने का सरकार काम कर रही है। हमारे देश में जो कुल कर्जा था वो हमारी जीडीपी का 56% था। कई और देशों में तो 80, 90 और 100 से ऊपर है। उसे 50% पे लाने का एक बड़ा काम सरकार अगले 2-3 साल में उसका रोड मैप बनाया है। हमारा जो डिफेंस का बजट है उसमें भी 15% का इजाफा सरकार ने किया है। मैं समझता हूं कि हर सेक्टर को छूने का और उसको स्थिरता देने का काम इस बजट में किया है। चलिए, कुछ खास पैनलिस्ट हैं, पहले परिचय आपसे कराते हैं। अमित तांवरे हमारे साथ कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। अजय धवले जी भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ हैं और वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर राजेश जौहरी जी। आप तीनों का बहुत स्वागत है। अजय धवले जी, खूबियां तो खूब बताई जो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल हैं, लेकिन इस पर कांग्रेस भी सवाल उठा रही है कि ये बजट निराशाजनक है, ये कोई भविष्य की संभावनाओं के द्वार नहीं खोलने वाला।
देखिए बहन जी, मुझे लगता है कांग्रेस की राजनीतिक समझ और कांग्रेस की अर्थनीति की समझ पे ही हंसी आती है। कांग्रेस ने इस देश में 50 वर्षों से अधिक काल तक शासन किया है। जब आप इतने वर्षों तक के शासन करते हैं तो आप बजट के फंडामेंटल्स को समझते हैं कि जब आपकी इकोनॉमी में स्थिरता होती है, और आपकी इकोनॉमी में स्थिरता होते होते आपकी जीडीपी भी बढ़ रही है, उस समय आप मूल रूप से काम करते हैं आपकी जो फंडामेंटल्स है मैक्रो इकोनॉमिक के, जिसमें हम बात करते हैं एनपीए को घटाना, जीएसडीपी का जो राज्यों का रेशियो है उसको बढ़ाना, टैक्स कलेक्शन को बढ़ाना, साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए कैपेक्स को बढ़ोतरी, और जो अपना बैंकों का एनपीए है इसको हम किस प्रकार से करें। तो फिस्कल डिसिप्लिन की हम बात करते हैं, फिस्कल डिसिप्लिन और फिस्कल डेफिसिट बनाने वाला ये बजट था कि जिस प्रकार से हमने देखा कि 4.4 फॉर द फर्स्ट टाइम ये लोवेस्ट है कि भारत के इतिहास में इतनी बड़ी जीडीपी के बाद में भी हमारा जो राजकोषीय घाटा है उसको नियंत्रण में रखा गया। हमारे एनपीए का जो रिकवरी की बात है जो 10% के आसपास होता था वो आज वो 2% के आसपास आ गया है। तो जब हमारे बैंकों की स्थिति होती थी कि वहां ट्विन बैलेंस शीट बनती थी, एक बैलेंस शीट दिखाने के लिए होती थी, दूसरी बैंक बैलेंस शीट लोन राइट ऑफ करना पड़ते थे, तो आज देश वहां से आगे निकलकर किस प्रकार से एक आर्थिक तरक्की की ओर जा रहा है। मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में आज बात करें तो माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी और हमारे मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष माननीय हेमंत खंडेलवाल जी ने बहुत स्पष्टता के साथ में कहा कि मध्य प्रदेश देश का एक ऐसा राज्य है जो जनसंख्या में देश के अग्रणी 5 राज्यों में है, सहित कैपिटल एक्सपेंडिचर पे खर्च करने वाले देश के अग्रणी राज्यों में है, जहां पे जो बजट का 40% हिस्सा लगभग सिर्फ बुनियादी सुविधाओं का विस्तार की बात कर लीजिए, चाहे हम सड़कों का विस्तार कर लीजिए, हमारी जल संरचनाओं का विकास, परियोजनाओं का विकास, तो इससे बजट के माध्यम से जो कैपिटल एक्सपेंडिचर का जो बजट है उसके माध्यम से इकोनॉमी में 1 रुपया यदि खर्च होगा तो 3 रुपए का मल्टीप्लाइंग इफेक्ट किया करता। तो हमारी जो ग्रोविंग इकोनॉमी है, जो साइकिल इकोनॉमी है, ये कहीं ना कहीं प्रत्येक व्यक्ति को काम की ओर भी अग्रसर कर रही है, साथ साथ अर्थव्यवस्था को चलायमान भी रख रही है। कांग्रेस को समझने की आवश्यकता है कि इस देश में उसने इतने वर्षों के शासनकाल बाद भी, जब इस देश में वो गरीबी हटाने का नारा 1970 में दिया था, जब 2014 तक की कांग्रेस की सरकार थी तभी भी गरीबी हटाने का नारा दिया जाता था, बैंकों के व्यवस्थीकरण का नारा इंदिरा जी ने जब बैंकों का जब कानून लाकर बैंकों को एकत्रित किया था तब भी वही नारा दिया था कि बैंकों को व्यवस्थित करना है, इसलिए प्राइवेट बैंकों का केंद्रीकरण किया गया। तो आज देश उससे आगे बढ़ चुका है, अर्थव्यवस्था गति पकड़ चुकी है, उस गति को स्थिरता के साथ में और किस प्रकार से हम अपने फंडामेंटल्स को व्यवस्थित करें उस दिशा से देश को आगे बढ़ाने की आवश्यकता थी। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का विकसित भारत 2047 का जो लक्ष्य है, वहां पे भारत में किस प्रकार से प्रत्येक व्यक्ति की आय को दुगना करने की बात कर लीजिए, 80,000 के करीब प्रति व्यक्ति आय होती थी 2014 में जब हमारी सरकार आई थी, आज 2.5 लाख से अधिक की प्रति व्यक्ति की आय। बड़ा उत्साह है डबल इंजन की सरकार में मध्य प्रदेश को खासकर। तो अमित तावरे जी देखिए, बिल्कुल संयुक्त प्रेस वार्ता हुई, संगठन के पदाधिकारी भी, मुख्यमंत्री भी, सभी ने बजट 2026-27 जो आम बजट केंद्र का है उसको उपलब्धियों भरा तो बताया ही है, मध्य प्रदेश के लिए बेहद खास बताया और मध्य प्रदेश में संभावनाओं की द्वार खोलने वाला बताया। अब देखिए, अब मुख्यमंत्री जी तो पर्ची वाले मुख्यमंत्री हैं, इसके अलावा वो बोल भी कह सकते हैं, लेकिन मध्य प्रदेश को जो नुकसान हुआ है वो आपके हमारे सबके सामने है। मैं एक चीज पूछना चाहता हूँ कि डबल इंजन की सरकार है और मध्य प्रदेश को सब कुछ मिला है, तो हर 15 दिन में मोहन सरकार को कर्जा क्यों लेना पड़ रहा है? या तो ये इनका वित्तीय कुप्रबंधन है या तो दिल्ली से कुछ मिल नहीं रहा। सिंगल इंजन की भी सरकार नहीं जी, कहीं तो ट्रिपल इंजन की भी सरकार है, जहाँ पे अभी गंदा पानी पीने से लोगों की 32 लोगों की जाने गई है, वहां तो ट्रिपल इंजन की सरकार है। तो ये सिर्फ कह देने से, प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से, सबके साथ भोजन कर लेने से और कह देने से कि सब कुछ ऑल इज वेल है, आज भी सरकार जो है वो 5,500 करोड़ का कर्जा ले रही है मार्केट से। तो ये क्यों हो रहा है? मुझे तो लगता है कि मोदी जी को जो है मध्य प्रदेश का इतना कर्जा हो रहा है तो एक विशेष पैकेज की घोषणा करना चाहिए। सेहत होना है हमारे आने वाले सालों में मध्य प्रदेश में, उसके लिए क्या दिया है मोदी जी ने, ये बताना चाहिए मोहन यादव जी को। स्तुति करने से अपने पद के लिए आप नरेंद्र मोदी जी का या वित्त मंत्री जी का, अमित शाह जी की वाहवाही करते रहो, लेकिन ये हम सबको पता है कि मध्य प्रदेश किस तरीके से गर्त में जा रहा है।
मध्य प्रदेश के लोगों ने बहुत बड़ा दिल करके मध्य प्रदेश में 160 से ज्यादा विधायक भारतीय जनता पार्टी को जिताए, सांसद जिताए, महापौर जिताए, पार्षद जिताए। लेकिन ये लोग कहते थे कि मध्य प्रदेश के दिल में मोदी है और मोदी के दिल में मध्य प्रदेश है। इस बजट से मध्य प्रदेश के लोगों को काफी निराशा हाथ लगी है और जो आर्थिक कुप्रबंधन इस मध्य प्रदेश की सरकार का चल रहा है, अब तो लगता है कि ईश्वर जो है वो मुख्यमंत्री जी को और वित्त मंत्री को सद्बुद्धि दे, मध्य प्रदेश के लिए कम से कम कुछ तो बोल सकें। इनको इतनी हिम्मत तो दे भगवान की नरेंद्र मोदी। अजय धवले जी कह रहे हैं कि कांग्रेस के नेताओं को इतने साल हो गए सरकारें चलाते चलाते, बीते कई सालों तक सरकारें कांग्रेस की रही, लेकिन समझ अभी बजट को लेकर नहीं आई है। अब ये तो अब मैं क्या बोलूं अजय धवले जी को। कांग्रेस के समय जो है, आपने कभी देखा कि नमक वाले पॉपकॉर्न में अलग जीएसटी लगेगा, अलग टैक्स लगेगा, सिंपल वाले पॉपकॉर्न खाएंगे तो आपको अलग टैक्स देना होगा? इतने मूर्खतापूर्ण निर्णय तो हम भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से ही अपेक्षा कर सकते हैं कि वित्त मंत्री जो है वो और इतना अच्छा यदि बजट है तो सबसे पहले तो वित्त मंत्री के जो पति हैं, जो लगातार आलोचना करते हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार की और उनके वित्तीय प्रबंधन की, तो सबसे पहले तो पूरी की पूरी भाजपा को और अजय धवले जी को, वित्त मंत्री जी के पति को समझाना चाहिए, जो लगातार मोदी सरकार को निशाने पर लेते रहते हैं। तो अभी हमारे साथ अमित तावरे जी, डॉक्टर राजेश जौहरी जी जुड़े हुए हैं। डॉक्टर राजेश जौहरी जी, कई बजट देखे आपने, आम बजट केंद्र सरकार के। इस बजट में जिस तरीके से मध्य प्रदेश सरकार के मुखिया और मध्य प्रदेश संगठन के मुखिया भारतीय जनता पार्टी के और तमाम सारे पदाधिकारी जो विजन रख रहे हैं बजट को लेकर मध्य प्रदेश का, उससे कितने संतुष्ट आप नजर आ रहे हैं? सबसे पहले महेंद्र जी ये बताना था कि आज इतने अभी तक इतने लंबे अनुभव में जितने भी बजट देखे हैं उसमें जो भी विपक्ष होता है, बहुत अच्छे स्टेटमेंट, जैसे ही बजट अनाउंस होता है तो जो सरकार होती है, सरकार और उसके जो समर्थक पार्टी होती है उसकी, उनका बयान होता है कि ये बजट सबसे अच्छा बजट है, गरीबी हटेगी, इससे ये होगा, उससे ये होगा, उससे वो होगा। और बिना किसी देर करे विपक्ष का रहता है कि निराशाजनक बजट है, इससे बेकार कोई बजट नहीं होगा, इससे देश में ये नुकसान होगा, वो नुकसान होगा, वो पूरी लिस्ट तैयार रहती है। तो ये जब कांग्रेस सत्ता में होती थी तो भाजपा का ये वाला बयान हम सुनते थे, आज कांग्रेस बीजेपी सत्ता में है तो कांग्रेस का ये बयान सुनते हैं। तो लेकिन अगर हमको उससे आगे बढ़ना बढ़ेगा, पॉलिटिकल पार्टी क्या कह रही है उससे आगे ये बढ़ना पड़ेगा। तो अगर हम देखते हैं, एक छोटी सी बात है कि सेमीकंडक्टर्स के बारे में जो ISM 2.0 जो पॉलिसी बनाई है, रेयर अर्थ मैग्नेट की पॉलिसी बनाई है, क्योंकि देखिए अब भविष्य पूरा ईवी पे जाने वाला है, इलेक्ट्रॉनिक्स पे, डिफेंस पे, एविएशन पार्ट्स पे बड़ा फायदे वाला काम किया। लेकिन थोड़ी सी गलती कहाँ हो गई है कि आज भी टैक्स इंसेंटिव्स को लेकर उस पर बहुत ज्यादा उसके भरोसे पे सारी चीजें चलेंगी। अगर जरा सके टैक्स इंसेंटिव उनका गड़बड़ हो गया और उसके बाद जो रिस्क है उसको लाने में, जो स्टेट और लोकल लेवल पे ले जाके, जब चूंकि देखिए केंद्र सरकार कितने ही बजट कुछ भी कर ले, लेकिन जब वो सिंगल विंडो पॉलिसी बोले हम या कोई भी पॉलिसी बोले, जब उसको क्रियान्वयन होने लगता है, जब वो फैक्ट्री खुलती है कहीं पर, तो जो परेशानियां आती हैं वो एक अलग बात होती है। आप कितना भी कुछ कर लें, एक बात तो ये है। सेकंड ये है कि 10,000 करोड़ जो SME ग्रोथ फंड बना है वो वाकई अपने आप में आप ये समझिए कि इतना जबरदस्त काम हुआ है। कॉर्पोरेट मित्र जो लाए गए हैं कि जो टियर 2 और टियर 3 शहरों में जो कॉर्पोरेट मित्र जो है, जिससे कि जो कंप्लायंस का जो बर्डन होता है, क्योंकि प्रॉब्लम क्या होती है, इतने सारे नियम होते हैं, इतनी सारी चीजें होती हैं, तो जो एक व्यापारी जो है अपना बिजनेस चलाए कि ये कंप्लायंस करे, तो उसके लिए कॉर्पोरेट मित्र वाला जो लाया गया टियर 2 टियर 3 में ये अच्छा रहेगा। लेकिन इसमें भी एक विसंगति ये आएगी कि जो मैंडेटरी प्लेटफॉर्म्स हैं, जो मैंडेटरी ये है कि ये चीज जरूरी है, तो वो और ज्यादा कंप्लायंस प्रेशर बनेगा। तो कायदे में तो कंप्लायंस के लिए जो है, देखिए सरकार को बजाय आपको उनको नए नए लोग देने के, नए खर्चे बढ़ाने के, कॉर्पोरेट मित्र आएंगे तो पैसे लेंगे ही, वो तो कंसल्टेंट है। तो कुल मिला के उसके लिए कुछ सोचना चाहिए कि जैसे रिटर्न है इतने आसान हो कि एक पेज का वो एक बाबू लेवल का, क्लर्क लेवल का आदमी उस फैक्ट्री का उस काम को कर दे। अब एक बात है, GDP जो ग्रोथ है वो 7% जो है टारगेट रखा गया है, और ये अपने आप में एक बहुत अच्छा साइन है, क्योंकि कहीं ना कहीं देखिए, और ये तो
ये जो विदेशी जो एक्सपर्ट है वो भी मानते हैं। और फिस्कल डेफिसिट जो 4.3% तक लाया गया है जीडीपी का, ये अपने आप में अच्छी बात है। और ऐसा लग रहा है कि एजुकेशन और इंडस्ट्री का जो लिंकेज बनाया गया है कि इंडस्ट्री एजुकेशन पर डिपेंडेंट रहे और एजुकेशन इंडस्ट्री पर डिपेंडेंट रहे, जो कि हमने देखा होगा बहुत सारे IIT IIM आजकल ये कर ही रहे हैं, लेकिन उसको और अच्छा किया है। और अब फिर वहां भी एक चैलेंज रहेगा कि स्किल जो ट्रेनिंग होती है, जो स्किल की जो फिनिशिंग होती है, वो उसकी आउटकम क्या होगी, उसका क्या रिजल्ट निकलेगा। फिर आखिरी बात ये थी महेंद्र जी कि जो एक न्यूक्लियर पावर जो है, न्यूक्लियर पावर मतलब युद्ध की न्यूक्लियर पावर नहीं, जो अपने शांति का, जो चाहे बिजली के लिए हो चाहे दूसरी चीजों के लिए 2035 का जो टारगेट रखा गया है, वो ऐसा लग रहा है कि बहुत अच्छा टारगेट है। लिथियम आयन बैटरीज के लिए जो प्लान बनाया गया है वो अच्छा है। सोलर गैस, सोलर और बायोगैस के लिए जो भी इंतजाम किए गए ये बहुत अच्छे हैं, लेकिन अभी भी इन सारी चीजों में हम इम्पोर्ट के ऊपर डिपेंडेंट हैं। तो कहीं ना कहीं बहुत बजट, देखिए बजट में कुछ चीजें बहुत अच्छी करी गई, जो अच्छा है वो अच्छा है, लेकिन चैलेंजेस अभी भी हैं। बजट कितना भी अच्छा होगा, चैलेंजेस तो रहते ही हैं। धरातल पर उतरते उतरते कैसे अच्छा, सरकारें कैसा क्या करेगी उस पर डिपेंड करेगी। जी अजय धवले जी, इक्विटी और दूसरी बात है कि जो भागीदारी करों की, राज्यों की जो केंद्रीय करों में भागीदारी है, उसको लेकर थोड़ा नीचे पायदान पर मध्य प्रदेश आया है। और यही सवाल कांग्रेस के नेता उठा रहे हैं कि इतना घाटा जो होगा उसकी भरपाई कैसे होगी। देखिए बहन जी, पहली बात तो मैं हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता सत्य अमित जी ने जो विषय उठाया था उसके उत्तर में देता हूँ कि उन्होंने कहा था कि मध्य प्रदेश हर 15 दिन में कर्जा लेता है। तो देश में आज जितनी राज्य सरकारें हैं मध्य प्रदेश के सहित, मैं उसके कुछ आंकड़े आपके समक्ष रखना चाहता हूँ। और पर्टिकुलरली इंडिया अलायंस की जो सरकारें हैं, चाहे तमिलनाडु की बात कर लीजिए, 7.5 लाख करोड़ के आसपास का खर्चा है। वेस्ट बंगाल में इनकी इंडिया अलायंस की TMC की सरकार है, जहाँ पे कांग्रेस उसकी अलायंस पार्टनर है। वहां पे आप देख लीजिए 7 लाख करोड़ के आसपास का कर्जा है। कर्नाटक में इनकी सरकार है, 5 लाख करोड़ का कर्जा है। 4.5 लाख करोड़ रुपए का कर्जा तेलंगाना की सरकार के ऊपर, और 3,30,00,000 के आसपास का कर्जा इनके हिमाचल के सरकार के ऊपर है। तो निश्चित रूप से ये इस प्रकार से यदि आप आईने से देखेंगे तो देखिए राज्य सरकारें जो कर्जा लेती है, जो सॉफ्ट लोन लेती है, वो उसका एक पैमाना होता है कि GSDP के रेशो में यदि लोन लिमिट में बैठ रहा है तो निश्चित रूप से GSDP के रेशो में राज्य सरकार को डेप्थ मिलता है। ये डेप्थ लिया क्यों जाता है? एक तो पहली बात 2 चीजों के लिए लिया जाता है, वेलफेयर स्कीम्स को फुलफिल करने के लिए, और दूसरा लिया जाता है इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट के लिए। मध्य प्रदेश की सरकार जो लोन लेती है, चाहे हम उसके उपरोक्त देखें कि मध्य प्रदेश में सड़कों का निर्माण हो रहा है, मेट्रोज का निर्माण तीव्र गति के साथ में चल रहा है, साथ साथ हमारी जो इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्ट करने वाली परियोजनाएं हैं, उसी के साथ में हम देख रहे हैं कि किस प्रकार से वेलफेयर स्कीम्स में भी देश मध्य प्रदेश में आगे हैं। इन वेलफेयर स्कीम के माध्यम से मैंने जैसे कहा था कि इकोनॉमी में 1 रुपए यदि आप डालेंगे तो वो घूम के 3 रुपए का इफेक्ट करेंगे। तो हम लाडली बहनों के पास में जब प्रति माह 1500 रुपए जाते हैं तो वो घूमकर इकोनॉमी में आते हैं, जो एक रिवॉल्विंग इफेक्ट करते हैं, मल्टीप्लाइंग फैक्टर्स उसका क्रिएट होता है। अब विषय आ जाता है कि मध्य प्रदेश को जो टैक्स डिवोल्यूशन का विषय आपने लाया कि राज्यों का जो केंद्रीय करों में भागीदारी है जो स्टेट्स की कम हुई है, लेकिन उसके अनुपात में ये आप मानेंगे, जैसे हम बीबी जी राम जी की यदि योजना की बात कर लीजिए, यूपी के शासनकाल में जब ये योजना आई थी, मैं अब योजनाओं के और करों के कंपैरिजन में आपको आंकड़े बता रहा हूँ कि बीबी जी राम जी जब मनरेगा पहली आई थी, नरेगा जब पहली आई थी, 33,000 करोड़ रुपए समग्र रूप से पूरे देश के लिए बजट होता था। इस वर्ष मनरेगा के लिए और वीबी जी राम जी के लिए सेपरेट कंपार्टमेंट किया, दोनों मिला के 1,20,000 करोड़ रुपए आसपास का केंद्र सरकार आउटले करने वाली है। तो आप क्वांटम जंप जो देखेंगे, इससे भारत सरकार का जो पैसा राज्य सरकारों को मिलता है, चाहे हम अभी रेल बजट की बात कर लीजिए, 15,000 करोड़ रुपए के आसपास का ऐतिहासिक हिस्टोरिकल बजट मध्य प्रदेश के लिए, तो कहीं ना कहीं जिसमें भी 1,000 करोड़ रुपए का नेटवर्क का बिल्डअप जो हो रहा है वो सिर्फ उज्जैन सिंहस्थ को देखते हुए कनेक्ट। हाँ, आपने उज्जैन सिंहस्थ की बात की तो अमित तावरे जी कह रहे हैं कि उज्जैन सिंहस्थ को लेकर भी निराशा हुई इस बजट में। देखिए अमित तावरे जी को ये भली बात जान होगा, इसके पूर्व भी मध्य प्रदेश में उज्जैन सिंहस्थ हुआ था, भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, और जिस भव्यता के साथ में मध्य प्रदेश की सरकार ने कहा था उससे अधिक भव्यता के साथ केंद्र से उम्मीदें तो थी ना सरकार को। सरकार के पास और समय है। मध्य प्रदेश की सरकार का जो पोर्शन है, मध्य प्रदेश की सरकार जो बुनियादी सुविधाओं का विकास वहां कर रही है, उसके माध्यम से उज्जैन सिंहस्थ को और भव्य दिव्यता कैसे प्रदान की जाए उसके लिए काम हो रहा है। अभी हमने हाल ही में देखा है कि इंदौर मनमाड़ का जो तीसरी रेल लाइन बिछ रही है, उससे कहीं ना कहीं कनेक्टिविटी का विषय आएगा, जो उज्जैन महाराष्ट्र के लोग किस प्रकार से उज्जैन सिंहस्थ के लिए पहुंच पाएंगे।
तो समग्र रूप से देखने की आवश्यकता है कि वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है, उज्जैन के आसपास जो मेट्रोपॉलिटन रीजन डेवलपमेंट की बात हो रही है, तो मेट्रोपॉलिटन अमित तावरे जी देखिए, अजय धवले जी ने आपके सवालों का जवाब बड़े आंकड़ों के साथ दिया कि आप जो बार बार मध्य प्रदेश पे कर्ज की बात थोपते हैं, तो बाकी जहां आपके अलायंस की और आपकी सरकारें हैं वहां के कर्जे के आंकड़े भी तो देख लीजिए। हम छाती ठोक कर थोड़ी ना बोलते हैं कि यहाँ डबल इंजन की सरकार है, ट्रिपल इंजन की सरकार है, नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, कमल के निशान की सरकार है। जो लोग ये बोलते हैं कि यहाँ भी मोदी और वहां भी मोदी और दिल में मध्य प्रदेश और मोदी के दिल में मध्य प्रदेश, तो उनके रहते हुए तो ऐसा नहीं होना चाहिए। विपक्षी दलों के साथ जो अन्याय होता है उनके कारण तो लोन लेना समझ में भी आता है, लेकिन जब आपका पार्षद बीजेपी का, विधायक बीजेपी का, महापौर बीजेपी का, सांसद बीजेपी का, मुख्यमंत्री बीजेपी का, प्रधानमंत्री बीजेपी का, वित्त मंत्री बीजेपी का, उसके बावजूद यदि हर 15 दिन में कर्ज लेना पड़ रहा है तो शर्म आना चाहिए ऐसी सरकार को। दूसरी बात यह है कि मैं तो एक आम भाषा में बात कर रहा हूँ, चलिए राजनीतिक दल का कार्यकर्ता नहीं हूं मैं। 2014 में जब हमने सरकार छोड़ी थी तो दाल थी 70 रुपए, आज 200 रुपए का आंकड़ा छूने वाली है। पेट्रोल डीजल हमने कहाँ छोड़ा था, तेल कहाँ छोड़ा था हमने, चावल कहाँ छोड़ा था हमने, आज क्या रेट है। तो फिर यहाँ तो भाजपा के जो अजय धवले जी वो कहेंगे कि फिर पर वो इनकम भी गिनी जाए फिर प्रति व्यक्ति। मैं आंकड़ों की बाजीगरी में बिल्कुल नहीं उलझना चाहता, ना मैं उलझता हूँ। मैं तो ये जानना चाहता हूँ कि इंसान की जो मूलभूत आवश्यकता है, गरीब आदमी की थाली, दाल रोटी सब्जी, महंगाई पर कुल मिलाकर महंगाई पर अंकुश नहीं लगाया गया, ये कहना सीधा आपका आरोप। निश्चित तौर पे बजट पूरी तरीके से, देखिए पीयूष गोयल जी की बात में सुन रहा था कि आज तक ऐसा बजट मैंने नहीं देखा। फिर मैंने रिकॉर्ड से उठा के और 1-2 साल पहले का देखा, तब भी पीयूष गोयल जी ने यही कहा था कि आज तक ऐसा नहीं देखा। तो ये तो सिर्फ एक फॉर्मेलिटी की तरह है। मैं फिर कहूंगा कि वित्त मंत्री जी के प्रति कोई भरोसा नहीं है भारतीय जनता पार्टियों की नीतियों के ऊपर, वो लगातार सवाल उठाते रहते हैं। तो डॉक्टर राजेश जौहरी जी देखिए, अमित तावरे अपनी बात पर, अपने स्टैंड पर क्लियर हैं कि महंगाई भी कम होनी चाहिए, कि जो लगातार रेट बढ़ रहे हैं इसको लेकर क्या कहेंगे आप? देखिए ऐसा है कि महंगाई में जिस तरह से अगर पूरी दुनिया की महंगाई देखा जाए, पूरी वर्ल्ड में जो समस्याएं चल रही हैं उसके हिसाब से हम लोग फिर भी बहुत अच्छी स्थिति में। लेकिन ये बात सही है कि ये छोटी छोटी चीजें हैं, जैसे दाल है, चावल है, नमक है, तेल है, जो बहुत बेसिक चीजें होती हैं, उनके रेट्स पे तो बिल्कुल कंट्रोल होना चाहिए। पर आप एक चीज देखिए कि अपने यहाँ एक सबसे बड़ी बात ये है कि कितने जो सरकार के एक आंकड़े थे कि 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में वो दिया जाता है, राशन दिया जाता है, जो है ना जी, 80 करोड़ या 60 करोड़ जितना भी है उतने लोगों को दिया जाता है। तो वो अपने आप में जो गरीब लोगों का, तो वहां पे जो जिनको जरूरत है, और आज की स्थिति आपको बताए, आज की स्थिति में जो है खाने पीने वाली प्रॉब्लम नहीं रह गई है। अब आदमी रोटी के लिए नहीं कमाता है। अब स्थितियां पिछले 15-20 सालों में स्थितियां ये हुई कि अच्छी मोटरसाइकिल कैसे खरीदे, अच्छी कार कैसे खरीदे, घर को और लग्जरी कैसे बनाए, इसके लिए छोटा आदमी भी इसी पे ध्यान देता है कि आज मेरे पास एक मोपेड है तो मोपेड से एक्टिवा होनी चाहिए, एक्टिवा से और अच्छी वाली मोटरसाइकिल होनी चाहिए। जिसके पास एक छोटी सी मारुति 800 होती थी उसको लगता है मैं MG हेक्टर वाली बैटरी वाली गाड़ी खरीदूं। इस पर स्थितियां हैं। तो एक बात है, कहीं ना कहीं आपको आज की बात बता दें आपको, आज एक दोपहर में एक बड़ा प्रोग्राम था इंदौर में, जिसमें कि कुछ अमेरिका से भी कुछ लोग आए थे, और ऐसे ही उनसे बातों में टैरिफ की बात शुरू हुई और ये सब बातें शुरू हुई। तो बड़े उद्योगपति है, तो उन्होंने ये कहा कि उनका ये कहना था कि ये जो सिर्फ 25 से 18% ही हो गया, 7%, इससे जो क्वांटम ऑफ जो बेनिफिट होगा वो बहुत बड़ा बेनिफिट होगा। तो अब उसमें भी क्या होता है, देखिए आज राहुल गांधी जी का अपन ने बयान सुना कि मतलब ये हालांकि आज के डिबेट में बोलने वाली बात नहीं है, पर फिर वही बात है, जैसे पीयूष गोयल जी का अभी अमित तावरे जी ने कहा कि 2 साल पहले भी वो सेम बयान था, आज भी वही बयान है। वैसे ही राहुल गांधी जी ने क्या कहा कि मोदी ने घुटने टेक दिए। वो अब जो उद्योगपति कह रहा है कि 7% से बहुत जबरदस्त बूस्ट मिल जाएगा बिजनेस को, लेकिन वही बात है कि विपक्ष का काम हमेशा, चाहे कितना भी अच्छा बजट हो, उसकी बुराई करना है, और जो जिसकी सरकार होती है कितना भी खराब बजट हो उसको। तो अजय धवले जी, महंगाई को लेकर भी एक सवाल है अमित तावरे जी का कि ये कभी कम होगी कि बस ऐसे ही?
देखिए जी मूल रूप से इन्फ्लेशन का यदि आप आंकड़ा उठाकर देखते हैं तो आप उनको यूपीए 1 और यूपीए 2 के आंकड़े अभी अमित तावरे जी हमारे समक्ष रखेंगे और मूल रूप से उस पर बात होगी। देखिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने विगत 10 वर्षों में जिस प्रकार से इन्फ्लेशन को कम किया है और इन्फ्लेशन को कम करने के साथ साथ में मैं एक बार बहुत आग्रह के साथ मैं आपको कहूंगा कि कैपिटल एक्सपेंडिचर देखिए सरकार कितना बुनियादी सुविधाओं के निर्माण पे खर्चा कर रही है, उसके बाद भी अर्थव्यवस्था में महंगाई की दर को कंट्रोल रखने का लोवेस्ट इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया, भारत के इतिहास में किसी सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के बाद भी, कैपिटल एक्सपेंडिचर के बाद भी, अपनी बैंकों का एनपीए व्यवस्थित करने के बाद भी, राजकोषीय घाटे को कम करने के बाद भी इन्फ्लेशन की दर को, महंगाई की दर को कम रखा। जो बैड लोन्स होते थे उसको कम करने से कहीं ना कहीं जो फिजिकल डिसिप्लिन लाया है आज अर्थव्यवस्था में, आप ये देखेंगे कि उसकी वजह से महंगाई कंट्रोल में है। अब ये दाल के उस समय के आंकड़े और आज के आंकड़े बताएंगे तो मैं पेट्रोल की भी ऐसे आपको क्रूड प्राइसेस दिखाऊंगा कि क्वांटम जंप देखिए, जहां आदरणीय श्रद्धेय अटल जी छोड़ के गए थे उसके बाद में 10 वर्षों में देश की इकोनॉमी का क्या हुआ था। हम फ्रेजाइल 5 में थे, आज हम फेबुलस 5 में आ गए। तो कहीं ना कहीं 11वें नंबर की इकोनॉमी जब 5वें नंबर की इकोनॉमी में आती है, जीडीपी का साइज बढ़ता है, जीडीपी विश्व की ग्रोथ में कंट्रीब्यूट करने वाला बनता है और जब हम विकसित भारत का लक्ष्य रखते हैं तो ये सारी चीजें आज तो कुल मिलाकर ये जो बजट है ये 2047 के विजन को देखते हुए और पूरे देश की अर्थव्यवस्था के साथ साथ जो प्रदेशों में सरकारें हैं उनके डेवलपमेंट को देखते हुए बहुत प्रभावी जो प्रभाव छोड़ेगा। ये निश्चित तौर से यही बात मुख्यमंत्री ने कही, यही खंडेलवाल जी ने, और यही संभवतः आप भी कह रहे हैं धवले जी। यही मैं जी मुझे लगता है कि बजट को फंडामेंटली समझिए कि देखिए एक सरकार के पास में बहुत आसान होता है कि एक रेवड़ी बांटने वाला बजट ला लिया, लेकिन पहली बार किसी सरकार को देश की जनता पे विश्वास है कि हम एक पॉपुलिस्ट बजट नहीं लाएंगे, हम इकोनॉमी को डिसिप्लिन में लाने वाला, हाँ, बिल्कुल ठीक बात है, चुनावी घोषणाओं से दूर रहा ये बजट, हालांकि वाला बजट लाएंगे तो भी देश की जनता एक्सेप्ट करेंगे। हाँ, इसमें एक बात तो ठीक है कि ये चुनावी घोषणाओं से दूर रहा, क्योंकि हर बजट में चुनावी जो भविष्य के राज्यों में चुनाव में घोषणाएं दिखती थी, इस बार ऐसा कुछ सीधे तौर पर तो नहीं दिखा। बहुत शुक्रिया अजय जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। अमित जी आपने वक्त निकाला, बहुत धन्यवाद। और डॉक्टर राजेश जौहरी जी आपका भी शुक्रिया। तो देखिए आप भविष्य की संभावनाओं के मध्य प्रदेश में द्वार खुलेंगे और विकास होगा मध्य प्रदेश का, उत्तरोत्तर मध्य प्रदेश सशक्त समृद्धि की ओर बढ़ेगा और अपने दम पर बढ़ेगा। इस तरीके की बात कही है डॉक्टर मोहन यादव ने, और इस पर कांग्रेस के सवाल अपनी जगह और भाजपा के जवाब अपनी जगह और एक्सपर्ट की राय अपनी जगह। तो अब देखते हैं आगे आगे क्या होता है। हालांकि बजट को लेकर अभी प्रतिक्रियाओं का दौर जारी रहेगा और जो बजट में प्रावधान है इनको लेकर हमें भविष्य में भी आलोचना और प्रशंसा देखने को मिलेगी। तो यहीं विराम देते हैं इस चर्चा को। बिग डिबेट में इतना ही। नमस्कार।